नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फन फैक्ट में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जहां से भारत का इतिहास शुरू होता है। बच्चों, सोचो अगर भारत एक देश था तो उसका पहला रूलर कौन था जिसने सबको एक धागे में बांधा। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं उन महान सम्राट के बारे में बींग चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने एकीकृत भारत की नींव रखी। नमस्ते दोस्तों, कल हमने मगध के बारे में पढ़ा और समझा था, तो आज उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम भारत के पहले महान साम्राज्य यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे। चलिए भारत की इस पहली सुपर पावर की कहानी में उतरते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि यह भारत का पहला साम्राज्य कैसे बना, फिर मिलेंगे इसके संस्थापकों से, और हाँ, सम्राट अशोक की वो कहानी सुनेंगे जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। फिर देखेंगे कि इतना बड़ा साम्राज्य चलता कैसे था, वहां की कला और संस्कृति कैसी थी, और आखिर में इसका अंत कैसे हुआ। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, भारत का पहला साम्राज्य जिसने एक नए दौर की नींव रखी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। कहानी शुरू होती है 321 ईसा पूर्व में, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की स्थापना की। फिर यह सम्राट अशोक के दौर में अपनी बुलंदी पर पहुंचा और करीब करीब 150 साल के अंदर ही 185 ईसा पूर्व तक यह साम्राज्य खत्म भी हो गया। तो मतलब इसका उदय भी बहुत तेज था और पतन भी। देखिए, मगध ने एक पावरफुल सेंटर की जमीन तो तैयार कर दी थी, लेकिन भारत तब भी कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था जो आपस में ही लड़ते रहते थे। मौर्य साम्राज्य वो पहली ताकत थी जिसने इन बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़ा। यह सिर्फ नक्शा बदलना नहीं था, यह पहली बार एक बहुत बड़े इलाके को एक झंडे, एक शासन के नीचे लाने की कोशिश थी। तो अब सवाल उठता है कि भाई, इतने बड़े साम्राज्य की नींव रखी किसने और कैसे? चलिए मिलते हैं इसके आर्किटेक्ट से। इस कमाल की कहानी के पीछे दो जबरदस्त दिमाग थे। एक थे चंद्रगुप्त मौर्य, एक नौजवान हिम्मत वाले योद्धा, और दूसरे थे उनके गुरु आचार्य चाणक्य, एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट। सोचिए, इस गुरु शिष्य की जोड़ी ने उस समय के सबसे ताकतवर नंद वंश को उखाड़ फेंका और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाकर एक अखंड भारत का सपना सच कर दिखाया। इसको ना एक सिंपल तरीके से समझिए, जैसे क्रिकेट टीम का कप्तान अलग अलग टैलेंट वाले प्लेयर्स को चुनकर एक मजबूत टीम बनाता है ना? बिल्कुल वैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य के दिमाग और अपनी बहादुरी से अलग अलग राज्यों को जीतकर एक एम्पायर, एक टीम में बदल दिया। चंद्रगुप्त के बाद गद्दी संभाली उनके बेटे बिंदुसार ने। अब सोचिए, इतना बड़ा साम्राज्य विरासत में मिला हो तो उसे संभालना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन बिंदुसार ने यह काम बखूबी किया। उन्होंने न सिर्फ शांति बनाए रखी, बल्कि साम्राज्य को दक्षिण भारत की तरफ और फैलाया। और अब हम बात करेंगे इस वंश के सबसे प्रसिद्ध, सबसे महान सम्राट की। एक ऐसा राजा जिसकी कहानी युद्ध से शुरू होकर बुद्ध पर खत्म होती है। जी हां, सम्राट अशोक। जरा सोचिए, इतिहास में ऐसी कौन सी लड़ाई हुई होगी जिसके भयानक नतीजों ने एक जीतने वाले राजा का दिल हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया हो? वो था कलिंग का युद्ध। यह सिर्फ एक जंग नहीं थी, यह एक तबाही थी। कहते हैं कि लड़ाई के मैदान में हर तरफ बस लाशें ही लाशें थीं। यह खौफनाक मंजर देखकर सम्राट अशोक का दिल कांप गया। उन्हें अपनी जीत नहीं लगी, बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार महसूस हुई। और इसी गहरे दुख से एक नए विचार ने जन्म लिया। अशोक को समझ आया कि असली जीत तलवार से लोगों को मारने में नहीं, बल्कि प्यार और धर्म से उनके दिलों को जीतने में है। और इसी को उन्होंने नाम दिया धम्म विजय। तो इस तरह से हमें एक ही राजा के दो बिल्कुल अलग रूप देखने को मिलते हैं। कलिंग युद्ध से पहले का अशोक जो हथियारों से जीतता था, और युद्ध के बाद का अशोक जो धम्म और शांति का रास्ता अपनाता है। एक राजा का इतना बड़ा हृदय परिवर्तन वाकई इतिहास में एक मिसाल है। अच्छा, तो साम्राज्य इतना बड़ा था, पर सवाल यह है कि यह चलता कैसे था? आपको जानकर हैरानी होगी कि मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन अपने समय से बहुत आगे था। इस पूरे सिस्टम का राज छिपा था आचार्य चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र में। इसको आप आज के जमाने के संविधान या एक रूल बुक की तरह समझ सकते हैं। राजा को क्या करना है, मंत्री कैसे काम करेंगे, टैक्स कैसे लिया जाएगा, जासूसी कैसे होगी, सब कुछ इसमें लिखा था।
मतलब मौर्य शासन सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज सिस्टम से चलता था। अशोक ने अपने धम्म के विचार को सिर्फ अपने तक नहीं रखा, उन्होंने इसे पूरी दुनिया में फैलाया। कैसे? उन्होंने अपनी सीख को बड़े बड़े पत्थरों और पिलर्स पर लिखवाया ताकि हर कोई पढ़ सके। फिर धम्म महामात्र नाम के स्पेशल ऑफिसर बनाए जो गांव-गांव जाकर लोगों को अच्छी बातें सिखाते थे। और तो और उन्होंने विदेशों में भी अपने दूत भेजे ताकि शांति का यह संदेश सब तक पहुंचे। अशोक में जो ये बदलाव आया था उसका असर सिर्फ उनके राजकाज पर ही नहीं पड़ा बल्कि मौर्य काल के आर्ट, रिलीजन और कल्चर पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक एक भक्त की तरह उन सभी जगहों पर गए जो भगवान बुद्ध से जुड़ी थी। वो बोध गया गए जहां बुद्ध को ज्ञान मिला, वो लुम्बिनी गए जहां बुद्ध का जन्म हुआ, और वो सारनाथ भी गए जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये उनकी गहरी आस्था को दिखाता है। अशोक की वजह से बौद्ध धर्म सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी तेजी से फैला, और इसी दौर में सांची के महान स्तूप जैसे शानदार स्मारक बने जो आज भी मौर्य काल की कला और भव्यता की कहानी कहते हैं। लेकिन जैसा कि होता है, हर महान कहानी का एक अंत होता है। इस साम्राज्य का भी हुआ, पर इसकी छाप आज भी हमारे साथ है। देखिए, अशोक एक बहुत ही ताकतवर और महान राजा थे, लेकिन उनके बाद जो राजा आए वो उतने काबिल नहीं थे। वो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। धीरे धीरे केंद्र की पकड़ कमजोर होती गई और दूर के इलाकों ने खुद को आजाद घोषित कर दिया, और इस तरह भारत की पहली महान शक्ति बिखर गई। तो चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे महान राजा सम्राट अशोक। राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। अशोक ने किस धर्म को बढ़ावा दिया? बौद्ध धर्म। और इसकी सबसे बड़ी बात क्या थी? यह भारत का पहला महान और एक यूनिफाइड एम्पायर था। और जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। आज की दुनिया को देखिए, जहां हर तरफ लड़ाई, झगड़े और हथियारों की होड़ है। क्या ऐसे में सम्राट अशोक की धम्म विजय की नीति, यानी हथियारों से नहीं बल्कि दिलों को जीतने की नीति, आज भी उतनी ही रेलेवेंट है? इस पर जरूर सोचिएगा।